दुनिया इस हफ्ते के रविवारीय विशेषांक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। हम हफ्ते में 3 दिन यानी बुधवार, शुक्रवार और रविवार आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। हम इनमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आपसे बातें करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उन चुनिंदा खबरों से आपको अवगत कराएं जिनसे बदलती वैश्विक राजनीति को आप बेहतर ढंग से समझ सकें। आज के इस खास एपिसोड में बड़ी खबर के अलावा हम दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात बड़ी खबर की। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग गाहे बगाहे उठती रहती है। हम ये भी जानते हैं कि इस निकाय का परमानेंट मेंबर बनने के लिए भारत कई बार अपनी दावेदारी पेश कर चुका है, लेकिन अब तक इसमें कोई प्रगति देखने को नहीं मिली है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश समय समय पर इसमें अपनी जगह पक्की करने के लिए आवाज बुलंद करते रहे हैं। भारत समेत इन देशों का तर्क होता है कि प्रारंभ से ही एक ही पैटर्न पर चलने वाला ये निकाय अब अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। इसलिए इस निकाय को प्रासंगिक बनाने के लिए इसमें सुधार की जरूरत है। आज हम आपसे ये सब कुछ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सुरक्षा परिषद में सुधार की चर्चा फिर से तेज हो चली है। अभी हाल ही में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अधिवेशन का आयोजन हुआ, तब इस मौके पर दुनिया भर के नेता इकट्ठे हुए। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G4 देश के नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात में इन देशों ने सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग दोहराई। G4 देशों ने सुरक्षा परिषद में लंबित सुधारों के लिए निर्णायक कदम उठाने की अपील की है। सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर सिर्फ G4 देशों की अपील ही चर्चा में नहीं है। मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए इस संस्था को और समावेशी बनाने की अपील की ताकि मौजूदा समय में सुरक्षा परिषद और प्रासंगिक बन सके। इसलिए आज समझेंगे कि सुरक्षा परिषद में सुधार की राजनीति क्या है, अब तक इसमें सुधार क्यों नहीं हुए हैं। ये भी समझेंगे कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार क्यों है। साथ ही इस पर भी नजर डालेंगे कि वीटो पावर खत्म करने को लेकर क्या बहस है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं G4 समूह क्या है। 4 देश जापान, जर्मनी, भारत और ब्राजील ने 2005 में G4 के नाम से एक गुट बनाया। इस समूह के गठन का मकसद सुरक्षा परिषद में सुधार को अमली जामा पहनाना है। ये देश स्थायी सदस्यता के मामले में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। G4 देश लगातार बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। इन देशों का मानना है कि 21वीं शताब्दी की समकालीन जरूरतों के लिए सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना तार्किक नहीं है। इनका मानना है कि अगर संयुक्त राष्ट्र की स्वीकार्यता प्रबल करनी है तो इस परिषद में समय रहते सुधार करना बहुत जरूरी है। G4 समूह के देश पारंपरिक रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र के दौरान मिलते हैं। लिहाजा इस साल भी संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के मौके पर इन देशों ने बैठक की और संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग दोहराई। इससे पहले कि हम सुरक्षा परिषद में सुधार और उसकी प्रासंगिकता पर बात करें, आपको इसकी स्थापना और उसके लक्ष्यों के बारे में जानना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ ही 1945 में इस निकाय की भी स्थापना हो गई थी। अगर व्यापक रूप से देखें तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें सुरक्षा परिषद सबसे ताकतवर निकाय है। इस शक्तिशाली निकाय में कुल 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के लिए क्षेत्रीय आधार पर होता है। 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल हैं। इन्हें P5 कहा जाता है। जिस तरह देशों का संविधान होता है, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र का भी अपना संविधान है जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहा जाता है। इसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर है। मतलब ये कि दुनिया भर में कहीं भी शांति और सुरक्षा का मसला हो, सुरक्षा परिषद से उम्मीद की जाती है कि वो इसे हल करने में अहम भूमिका निभाए। मगर सुरक्षा परिषद की कुछ संरचनात्मक समस्याओं के चलते
ये निकाय अपने लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहा है। असल में इसके परमानेंट मेंबर को वीटो पावर हासिल है। यही पावर इसकी ताकत भी है और इस निकाय की मुसीबत भी। इसको आप इस तरह समझिए कि अगर किसी मामले पर सुरक्षा परिषद कोई प्रस्ताव पारित करना चाहे तो 2 या 3 सदस्यों के सहमत होने से वो पारित नहीं होगा, बल्कि उस पर सभी स्थायी सदस्यों की रजामंदी जरूरी है। मतलब ये कि अगर एक भी सदस्य प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर करे और अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दे तो वो प्रस्ताव वहीं खारिज हो जाता है। विडंबना देखिए कि जिस संस्था को शांति की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहां अगर ऐसा कोई मामला आता है तो इसके ही सदस्य वीटो का इस्तेमाल कर शांति के खिलाफ वोट करते हैं। वीटो का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अब तक रूस ने किया है और इस मामले में अमेरिका दूसरे नंबर पर है। असल में इस निकाय के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो दुनिया की 5 बड़ी शक्तियां माने जाते हैं। जाहिर है जब भी बात होगी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की, उसमें सुरक्षा परिषद या इन बड़ी ताकतों का दखल होगा। मतलब यह कि जिन मामलों में दुनिया की बड़ी ताकतों का दखल हो वहां इस निकाय या यूं कहें कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और भी सिमट जाती है। अब अफगानिस्तान के मामले को ही ले लीजिए। जब तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया उस दौरान दुनिया के ताकतवर देश खूब एक्टिव थे। अमेरिका और ब्रिटेन तालिबान के खिलाफ बोल रहे थे, वहीं अमेरिका के प्रतिद्वंदी रूस और चीन तालिबान पर नरम रुख अख्तियार कर रहे थे। इसकी वजह थी कि अमेरिका से रूस और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में अगर अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस तालिबान के खिलाफ कोई प्रस्ताव लेकर सुरक्षा परिषद में आ भी जाते तो रूस और चीन उस पर वीटो कर देते और बात वहीं खत्म हो जाती। यानी अगर अफगान मसले पर सुरक्षा परिषद कुछ करना भी चाहती तो वो कुछ नहीं कर पाती। यही वजह है कि जब 50 के दशक में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वैचारिक युद्ध चल रहा था तब सुरक्षा परिषद लगभग नतमस्तक ही हो गई थी। कहने की जरूरत नहीं कि संयुक्त राष्ट्र को इन ताकतवर देशों के चक्रव्यूह से निकालने के लिए इसमें संस्थागत सुधार की जरूरत है, खासकर सुरक्षा परिषद में। यह हैरानी की बात है कि हम लोग अभी साल 2022 में हैं और सुरक्षा परिषद में अभी भी वही 5 परमानेंट मेंबर हैं जो 1945 में थे। मगर दुनिया की बड़ी ताकतों को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वैश्विक राजनीति के लिहाज से अब क्या कुछ बदल चुका है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दूसरे देशों की भूमिका का विस्तार हुआ है और कई नए देश मजबूती से उभर कर सामने आए हैं। शक्ति के मामले में भी साफ तौर पर बदलाव देखे जा सकते हैं। इसलिए शक्ति संतुलन के लिए इस निकाय में सुधार को अमली जामा पहनाना जरूरी है। मगर सुरक्षा परिषद में सुधार अभी भी दूर की कौड़ी ही साबित हो रहा है। जहां तक भारत का सवाल है तो वो सुरक्षा परिषद में अपनी जगह किसी खैरात में नहीं मांग रहा है। 1945 और दूसरे विश्व युद्ध के बाद तस्वीरें अब बिल्कुल बदल चुकी हैं। हम संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य हैं और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इतना ही नहीं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव डालकर हमने ही दुनिया को शांति की राह भी दिखाई है। दूसरी ओर गठन के 76 साल बाद भी आज तक सुरक्षा परिषद की नुमाइंदगी सही तरीके से नहीं हो सकी है और ये संस्था की संरचना पर सवाल उठाने के लिए काफी है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और साथ ही सबसे विकासशील अर्थव्यवस्था भी। बात चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की हो या अफगानिस्तान में शांति की, हमने हमेशा ही एक जिम्मेदार देश होने का सबूत दिया है। इसलिए भारत इसमें परमानेंट सीट पक्की करने का हकदार है। अगर सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ जगह मिलती है तो भारत बहुत गंभीर मुद्दों पर बेहतर काम कर सकता है। अब आप पूछेंगे कि वीटो पावर के साथ जगह मिलने का क्या मतलब है। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुरक्षा परिषद में जिस सुधार की बात की है उसे लेकर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने अपने बयान में परमानेंट सीट शब्द का जिक्र किया है, परमानेंट मेंबरशिप का नहीं, और इन दोनों में काफी फर्क है। इसका यह भी मतलब है कि किसी देश को स्थायी सीट तो मिले मगर वीटो शक्ति ना मिले। असल में परमानेंट सीट की संकल्पना अक्सर अफ्रीकी देशों के लिए इस्तेमाल होती है जो कि रोटेशनल सीट है। इसका मतलब ये कि एक वर्ग या एक क्षेत्र को परमानेंट सीट दी जाएगी और उस सीट का रोटेशन उस क्षेत्र के देशों के बीच होगा। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे अभी अस्थायी सीट के लिए किया जाता है।
इसलिए बाइडेन के इस बयान से कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। ये सारी चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में जब भी सुधार की बात की जाती है तो उसमें इस वीटो पावर को खत्म करने, सीमित करने या फिर और देशों को ये अधिकार दिए जाने की बात होती है। एक विचार ये भी है कि सभी स्थायी सदस्य 8-10 सालों के लिए वीटो पावर को छोड़ दें ताकि शांति सुरक्षा के मसले में कोई अड़चन ना आए। दूसरा विचार है कि वीटो पावर रहे लेकिन नए देशों को ये ना दी जाए, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया। मगर संयुक्त राष्ट्र का मकसद ही बराबरी है और अगर सभी देशों में बराबरी ही नहीं होगी तो फिर इस संस्था की जरूरत ही क्यों होगी। मगर यह भी देखना होगा कि अगर सभी देशों की वीटो पावर खत्म कर दी जाएगी तब कहीं ये निकाय शक्तिहीन न हो जाए। इन सब बहसों के इतर ये भी देखना होगा कि सुरक्षा परिषद में सुधार आसान बात है या टेढ़ी खीर ही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 और 109 के तहत 5 स्थायी सदस्यों को चार्टर में किसी भी संशोधन पर वीटो के इस्तेमाल की शक्ति है। मतलब ये कि अगर वीटो पावर में किसी भी तरह का संशोधन करना है तो उसे मंजूरी देने के लिए इन सभी मुल्कों की रजामंदी की जरूरत होगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सुरक्षा परिषद में सुधार कितनी जल्दी हो पाता है या फिर हमेशा की तरह ये चर्चाएं फिर से किसी शोर में दब जाने वाली हैं। अब समय है इस कार्यक्रम के रविवार ये विशेषांक दुनिया मेरे आगे का, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहली खबर में सऊदी अरब की आधिकारिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक कैबिनेट में हुए फेरबदल के बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति सऊदी अरब के किंग सलमान द्वारा की गई है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से पहले किंग सलमान के पास ये पद था, जबकि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इनकी कैबिनेट में रक्षा मंत्री थे। प्रिंस सलमान से पहले ही मुल्क के वास्तविक शासक के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति ने सरकार के प्रमुख के रूप में उनकी भूमिका को औपचारिकता प्रदान की है। अगली खबर में तनाव में हुई कमी के बाद वेनेजुएला कोलंबिया सीमा व्यापार के इरादे से फिर खोली गई है। दोनों देशों में तनाव के चलते ये सीमा पिछले कई साल से बंद थी। इसके खुलने के बाद दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जब से कोलंबिया के नए वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने पदभार संभाला है, दोनों देशों के आपसी रिश्ते फिर से पटरी पर आने लगे हैं। सरहद को फिर से खोलना इसी सुधरते संबंधों की अगली कड़ी माना जा रहा है। पेट्रो और उनके वेनेजुएला के समकक्ष राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कुछ हफ्ते पहले ऐलान किया कि उन्होंने राजनयिक संबंधों को भी फिर से बहाल करने की योजना बनाई है, जो कि 2019 में समाप्त हो गए थे। तीसरी खबर में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने बीते दिनों अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी, रूस यूक्रेन युद्ध और एक स्वतंत्र व खुले हिंद प्रशांत से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही बैठक में रणनीतिक संबंधों की समीक्षा भी की गई और क्षेत्रीय व वैश्विक प्राथमिकताओं के विचारों को भी साझा किया गया। इसके अलावा एस जयशंकर ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित सम्मेलनों व कार्यक्रमों में भी भाग लिया। उधर एजियन सागर में मौजूद द्वीप को लेकर तुर्की और ग्रीस के बीच फिर से विवाद गहराने लगा है। दरअसल तुर्की का आरोप है कि ग्रीस ने तुर्की के तट के पास मौजूद एजियन सागर के 2 द्वीपों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के बख्तरबंद वाहनों को तैनात किया है। इस मामले को लेकर तुर्की ने ग्रीस के राजदूत को तलब किया है और अमेरिका के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। ग्रीस और तुर्की दोनों अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन नाटो का हिस्सा है। एजियन और पूर्वी भूमध्य सागर में समुद्री सीमाओं और वहां तेल व गैस के अधिकारों को लेकर सालों से ये दोनों झगड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल पर। सवाल है, सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग उठने के क्या कारण हैं? इसमें हो रही देरी के कारणों पर चर्चा करें। हमारे इस कार्यक्रम को लेकर आपके क्या फीडबैक हैं और आप क्या सुझाव हमें देना चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार। हमें आपसे साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 में दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम से आए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 75% प्रश्न